गुड इवनिंग, मैं आशुतोष सिंह। क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। व्यवस्थापिका की क्लास है ये। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? लैजिस लेचर या विधायिका, ये टॉपिक है आपका। तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है, और ये फर्स्ट क्लास है मेरी। तो अब मैं हर वीक में 2 दिन ऑनलाइन क्लास लूँगा। तो विधायिका की जब भी बात होती है तो विधायिका की बात करने से पहले कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, पहले उसको करते हैं, उसके देन हम उसके बाद आएंगे विधायिका पे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात कि हम अगर बात करें तो सबसे पहले शासन के अंग की बात होती है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नेंस या शासन के अंग। प्यारे विद्यार्थियों, विधायिका उसी का एक अंग है जिसका काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग करना, और ये क्या करती है? लॉ बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में शासन के अंग हैं 3, जिसमें पहला अंग है उसको कहते हैं विधायिका, ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका है, और जो तीसरा है उसको कहते हैं न्यायपालिका या जुडिशरी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसकी, तो इन तीनों अंगों के काम अलग अलग होते हैं, जिसमें कि सबसे जो पहला ऑर्गन्स है उसको कहते हैं विधायिका, है ना। तो विधायिका जो होती है, इसको एक और भी नाम से हम लोग जानते हैं, व्यवस्थापिका कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका काम है कानून बनाना, ये कानून बनाती है। और इसका दूसरा काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। सॉरी, तो मैंने कहा कि शासन के अंग हो गए 3। सबसे पहला हो गया विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। अब मैंने कहा कि विधायिका का एक और भी नाम है, इसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि इसका जो काम है, इसका पहला काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग करना, और इसका दूसरा काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। तो ये 2 काम हैं किसके? आपका लेजिस्लेचर के, विधायिका के। कार्यपालिका का काम क्या है? तो विधायिका से बने जो हैं कानून, उनको कार्यपालिका क्या करती है? लागू करती है। इनका काम है कानून को लागू करना, और इनका एक और काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन या नीतियां बनाना, ठीक है। जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, इसका काम है संविधान या कानून की व्याख्या करना। इनका काम है कानून या संविधान की व्याख्या करना, ठीक है, एवं संरक्षण करना, ठीक है। यानी कि शासन के अंग हो गए 3, और इनके हो गए 3 काम। सबसे पहला विधायिका जो कानून बनाती है, जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। दूसरा है कार्यपालिका जो कानून को क्या करती है? लागू करती है। यानी कि विधायिका का काम है कानून बनाना, इनका काम है सिर्फ लॉ मेकिंग करना। आप यहां देख सकते हैं, ये कानून बनाते हैं, और इनका दूसरा काम क्या है? तो इनका दूसरा काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब ये नियंत्रण कैसे होता है? तो कार्यपालिका पर नियंत्रण का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, आपके लोग होते हैं कार्यपालिका में, कार्यपालिका के सभी लोग क्या होते हैं? विधायिका के मेंबर होते हैं। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री, पीएम आते हैं किसमें? कार्यपालिका में। लेकिन पीएम संसद के किसी न किसी हाउस के मेंबर होते हैं। लोकसभा के हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, वर्तमान में लोकसभा के। और कार्यपालिका में जितने भी आते हैं मंत्री, मिनिस्टर ऑल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। मंत्री भी किसी न किसी सदन के मेंबर होते हैं। यानी अच्छा, दूसरी बात, कार्यपालिका के लोग व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका के लोग
क्या होते हैं, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कार्यपालिका के सभी लोग हर बात का उत्तर कहां पर देते हैं, संसद में। विपक्ष उनसे अपना क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है, और विपक्ष के क्वेश्चंस का उत्तर कार्यपालिका के लोग कहां देते हैं, विधायिका में देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर्स, ये सभी लोग हर बात के लिए उत्तरदायी किसमें है, विधायिका में है। ओके, जो तीसरा अंग है न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं, इसका काम क्या है, तो जुडिशरी का काम है कानून को क्या करना, व्याख्या करना। जैसे मान लीजिए अगर संसद से कोई भी ऐसा लॉ बन जाए जो संविधान के क्या हो, उसके खिलाफ हो, अतिक्रमण करता हो उसका संविधान का, तो ऐसे चीजों की व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका करती है। और अगर कोई भी कानून ऐसा बन जाए विधायिका से जो संविधान के क्या विपरीत हो, तो ऐसे किसी भी कानून को न्यायपालिका खारिज कर सकती है। वैसे एक प्रश्न अगर आए कि अगर पूछा जाए कि भाई भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, अगर प्रश्न आए कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो क्या बताएंगे आप, इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट। यहां न्यायपालिका नहीं बताना है। या यदि अगर कोई अगर आ जाए कि भारतीय संविधान का, अगर आ जाए कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, भारतीय संविधान का अंतिम, अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ गया अंतिम, अंतिम व्याख्याकार कौन है, तो अगर यह प्रश्न आ जाएगा तो इसका भी उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी अगर पूछा जाएगा कि संविधान का व्याख्याकार कौन है, तो संविधान का व्याख्याकार का उत्तर क्या, देखिए यहां पे मैंने लिखा व्याख्या करना, तो संविधान की व्याख्या न्यायपालिका का काम है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अगर परीक्षा में यह आए कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ लास्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसलिए संविधान का अंतिम व्याख्याकार अगर पूछा जाएगा तो आप उत्तर देंगे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। यानी संविधान का व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का भी काम है और हाई कोर्ट का भी काम है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, तो उसका उत्तर होगा भारत की उच्चतम न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट। एक और प्रश्न पूछता है, अगर पूछा जाए कि भाई भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर यह प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ, ये दोनों का काम है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को क्या करती है, सेव करती है, और आर्टिकल 226 में 226 में हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की क्या करती है, उसकी करती है सुरक्षा। तो शासन के 3 अंग, उनके अलग अलग काम। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। अब अगर हम बात करेंगे आज की जो आपकी क्लास है, यहां पे जैसा लिखा भी है, तो आज हमको चर्चा करनी है विधायिका की या व्यवस्थापिका की। ध्यान दीजिएगा, विधायिका या व्यवस्थापिका की चर्चा करनी है। तो हमने अभी आपको बताया कि इसका काम है कानून बनाना और इसका काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। लेकिन एक प्रश्न अगर आ जाए कि भी भारत में विधायिका की शुरुआत पहली बार कब हुई, एक प्रश्न बनता है यहां से परीक्षा में कि भारत में विधायिका की शुरुआत पहली बार कब हुई, तो क्या उत्तर देंगे। अगर पूछा जाए कि भारत में विधायिका की शुरुआत पहली बार कब हुई, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, यानी विधायिका इसके पहले भारत में नहीं थी। भारत में विधायिका की शुरुआत चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा हुई और इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। क्या बनाया गया, केंद्रीय विधान परिषद। यानी अब पहली बार भारत में क्या बना, विधायिका बना। चूंकि बात यह थी कि ये आरंभ अभी क्यों, बिकॉज इसलिए क्योंकि अभी तक भारत में सभी काम एक में था। यानी कि काम का मतलब क्या है कि कार्यकारी काम, एग्जीक्यूटिव वर्क या आपका विधायी काम। प्यारे विद्यार्थियों अभी तक ये काम एक में थे, मतलब अभी तक काम का कोई नाम नहीं था और ये सभी काम कौन करता था, भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट से भारत में कामों की क्या की गई,
कामों को अलग अलग किया गया, यानी अब कार्यकारी काम अलग हो गए और विधायी काम अलग हो गए। और ये जब दोनों काम अलग अलग हुए तो कार्यकारी काम को करने के लिए भारत का गवर्नर जनरल था पहले से, लेकिन विधायी काम जो यहां पे आप इसमें देख रहे हैं, विधायी काम को करने के लिए क्या बनाया गया? केंद्रीय विधान परिषद। यानी अब तक चूंकि सारे काम एक में तो, और सारा काम कौन करता था? भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन अब क्या हुआ कि भारत में पहली बार कामों को अलग अलग किया गया, और कार्यकारी काम अलग और विधायी काम अलग। और इसलिए विधायी काम को करने के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, और इसका काम था विधायी काम को करना। लेकिन यहां पर एक बात, ये कैसी थी? एक सदनीय थी, यानी कि द्विसदनीय नहीं थी। यानी भारत में विधायिका जब आरंभ हुई तो कैसी थी? एक सदनी, इसका एक ही सदन था। प्यारे विद्यार्थियों, फिर एक एक्ट पास हुआ भारत में, उसका नाम था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1919। प्यारे विद्यार्थियों, इस एक्ट के द्वारा विधान परिषद के 2 सदन बनाए गए। एक का नाम रखा गया राज्य परिषद, और एक का नाम रखा गया केंद्रीय विधानसभा। एक का नाम रखा गया राज्य परिषद और एक का नाम रखा गया केंद्रीय विधानसभा। यानी विधायिका आरंभ जब हुई तो इसके सदन एक थे, लेकिन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधायिका आपकी क्या हुई? बाई कैमरल, द्विसदनी हो गई, और उस एक्ट का नाम था केंद्रीय भारत आपका सरकार अधिनियम 1919। और इसके द्वारा विधायिका के 2 सदन बनाए गए। एक का नाम रखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट और एक का नाम रखा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधान सभा। अब इससे भारत की व्यवस्था चलती रही, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया, आजाद हो गया। तो अब यहां से आपके जो क्वेश्चन उठते हैं, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भारत में विधायिका की शुरुआत, तो चार्टर एक्ट 1853। दूसरा प्रश्न आता है कि उसका नाम क्या था विधायिका का? तो केंद्रीय विधान परिषद। तीसरा क्वेश्चन उठता है कि विधायिका को द्विसदनी कब किया गया, बाई कैमरल कब किया गया? तो यह किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, नाम रखा गया राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा। यहां तक सही है? आगे बढ़ते हैं। देन अब एक प्रश्न आता है यहां से कि भाई स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका का नाम क्या था? क्योंकि हमने कहा कि ये जो व्यवस्थाएं थी ये आजादी तक चली, लेकिन अब एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली विधायिका का नाम क्या था? स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका का नाम। तो स्वतंत्र भारत की पहली जो आपकी बनी लेजिस्लेचर विधायिका वो कौन सी थी? अब यहां से एक क्वेश्चन आता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है कि स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका बनी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी विधायिका बने संविधान सभा। चूंकि बात यह था कि भारत में एक एक्ट पास हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने संविधान सभा को 2 काम सौंपे। चूंकि अभी तक इसका काम क्या था? असेंबली हमारी चूंकि आजादी के पहले बन गई थी, और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन तब इसका काम केवल संविधान बनाना था। लेकिन इसी बीच एक एक्ट पास हुआ भारत में आजादी के लिए, और उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह वही एक्ट था जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। और इसलिए इस एक्ट ने संविधान सभा में 2 परिवर्तन कर डाले। अभी तक मैंने कहा इसका काम था केवल क्या करना? संविधान को लिखना। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्या किया परिवर्तन?
पहला परिवर्तन यह कहा कि अब कहा कि संविधान सभा एक स्वतंत्र और संप्रभु निकाय होगी। कैसी होगी? स्वतंत्र एवं संप्रभु निकाय होगी। इसका मतलब क्या है कि अभी तक संविधान सभा स्वतंत्र भी नहीं थी और संप्रभु भी नहीं थी, लेकिन इस एक्ट ने कहा कि संविधान की सभा अब एक स्वतंत्र और संप्रभु निकाय होगी। यानी अब ये भारत के लिए किसी भी संविधान कानून का निर्माण कर सकती है, क्योंकि अब इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, क्योंकि इस एक्ट से भारत क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। और इसलिए अब कहा गया कि संविधान की सभा अब एक स्वतंत्र एवं संप्रभु निकाय होगी और ये भारत के लिए किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती है। ये ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को भारत के लिए उसको संशोधन कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। यानी अब तक ब्रिटेन ने भारत के लिए जो भी लॉ बनाए थे उन सभी लॉ को संविधान की सभा समाप्त कर सकती थी, क्योंकि अब संविधान की सभा क्या बन गई? स्वतंत्र और संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या है? संप्रभु का मतलब है कि अब उसके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप बाह्य रूप से नहीं था, अभी एकदम स्वतंत्र थी, भारत के लिए किसी भी कानून का निर्माण कर सकती थी। और दूसरा, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने दूसरा परिवर्तन महत्वपूर्ण किया, जिसकी हम लोग बात यहां पे अभी हमने आपसे की है। वो क्या था कि संविधान सभा ही भारत की अंतरिम संसद होगी। क्या होगी? संविधान सभा ही भारत की अंतरिम संसद होगी। यहां पर एक वर्ड हमने यूज किया है, अंतरिम। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी, इसको अस्थायी भी कहते हैं। तो अब यह कहा गया कि संविधान की सभा भारत की एक अंतरिम संसद होगी। यानी चूंकि आजादी के तुरंत बाद हमारे पास कोई भी संसद नहीं थी, संविधान की सभा का काम था संविधान बनाना, कानून बनाना। अब सवाल यह उठा कि जब तक हमारी संसद आएगी तब तक संसद का काम किसको दिया जाए, और इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 ने कहा कि संविधान सभा ही भारत की अंतरिम संसद होगी। यानी संविधान की सभा दो रूपों में काम करेगी। एक दिन इसकी बैठक होगी संविधान आपकी सभा के रूप में, और एक दिन इसकी बैठक होगी अंतरिम संसद के रूप में। यानी अब संविधान की सभा की मीटिंग या इसकी बैठक दो रूपों में होती थी। एक दिन इसकी बैठक होती थी संविधान की सभा के रूप में, और जिस दिन बैठक इस रूप में होती थी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी, यानी कि जिस दिन बैठक होगी संविधान की सभा के रूप में अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उस दिन केवल संविधान बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन एक दिन इसकी बैठक अंतरिम संसद के रूप में होती थी, और उस दिन इसकी अध्यक्षता करते थे लोक सभा के पहले अध्यक्ष, जिनका नाम था जीवी मावलंकर। यहां पर ध्यान देने की बात है, जिस दिन इसकी बैठक होती थी अंतरिम संसद के रूप में अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी, दुखदर समस्या? यानी जब इसकी बैठक होती थी असेंबली के रूप में, है ना, संविधान के रूप में, सभा के रूप में, तो अध्यक्षता करते थे इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन जब इसकी बैठक संसद के रूप में होती थी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी हुआ करते थे। और जिस दिन बैठक संसद के रूप में होती थी उस दिन तात्कालिक जो कानून थे उनको बनाया जाता था और उनको लागू किया जाता था। लेकिन जिस दिन बैठक संविधान की सभा के रूप में होती थी उस दिन केवल संविधान बनाने का काम होता था। और इसलिए अच्छा, एक प्रश्न यहां से और आता है कि आखिर कब तक असेंबली ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया? परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि संविधान की सभा ने कब तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा 17 अप्रैल 1952 1952 के 17 अप्रैल तक, 17 अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। और यह प्रश्न भी आया है कि भाई संविधान की सभा ने संसद के रूप में कब तक काम किया? तो 17 अप्रैल 1952 तक इसने संसद के रूप में भी अपना कार्य किया। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहां तक बात सबको समझ आई। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वर्तमान में विधायिका का कैसा स्ट्रक्चर है और वर्तमान में हमारी संसद कैसे काम करती है और कैसा इसका स्ट्रक्चर या इसका खाका है। तो यहां तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे परीक्षा में ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं।
और इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस समय वर्तमान में भारत में विधायिका का स्वरूप या इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात किया जाए तो वर्तमान में विधायिका हमारे यहां दो तरह की है। एक है जिसको कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद, और एक है जिसको कहते हैं राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब यहां पर दोनों का एक ही काम है, काम दोनों का कानून बनाना और काम दोनों का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। लेकिन अंतर क्या है? चूंकि दिस इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, यह भारत की केंद्रीय विधायिका है, यह भारत की केंद्रीय विधायिका है, और यह भारत का राज्य का क्या है, यह स्टेट का विधानमंडल है। यानी संसद से बने कानून पूरे भारत में लागू होंगे। संसद चूंकि भारत की कैसी व्यवस्थापिका है, मैंने कहा यह केंद्रीय व्यवस्थापिका है, यह पूरे भारत की है, और इसलिए संसद से बने कानून पूरे भारत में लागू होते हैं। लेकिन राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर से बने कानून सिर्फ उस राज्य में लागू होते हैं जिस राज्य ने उसको बनाया। राज्य विधानमंडल से बने कानून सिर्फ उस राज्य में लागू होते हैं जिस राज्य की विधानमंडल ने उसको बनाया। जैसे मान लीजिए यूपी का विधानमंडल, अब यूपी का विधानमंडल जो लॉ बनाएगा वो सिर्फ यूपी में लागू होगा, वो एमपी में क्यों लागू होगा? और एमपी का विधानमंडल जो बनाएगा वो एमपी में लागू होगा, वो यूपी या अन्य स्टेट में लागू नहीं होगा। लेकिन जो संसद लॉ बनाएगी, जो कानून हमारी भारतीय संसद बनाती है, ये अखंड भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू होते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक भारत का विशेष राज्य था, जिसको जहां पर धारा 370 लागू था। तो धारा 370 जब लागू था तब कुछ और कहानी थी। तब यह था कि भारतीय संसद से बने कानून पूरे भारत में लागू हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं होते, क्योंकि कश्मीर में तब लागू होते जब कश्मीर की विधान सभा उस कानून को पारित करती। यानी जब तक धारा 370 कश्मीर में लागू था तब तक भारतीय संसद से बना कोई भी कानून कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता था जब तक वहां की विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली उस कानून को पास ना करे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। अब वहां पर धारा 370 और 35A में संशोधन कर दिया भारतीय संसद ने, और इसलिए अब संसद से बना कानून जैसे यूपी में लागू होगा अब वैसे कश्मीर में भी लागू होगा। अब कश्मीर विधान जो क्या कहते हैं उसको, असेंबली की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब संसद से बने कानून जैसे यूपी में लागू होंगे वैसे ही कश्मीर में, क्योंकि अब धारा 370 क्या हो चुका है, संशोधित, जिसमें संसद ने अपना कानून बना दिया, और उस कानून का नाम है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। क्या नाम था? ये आ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया है कि धारा 370 संशोधित करना पूरी तरीके से वैध है और इसको माना जाएगा। तो अब इससे प्रश्न हो सकता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को संसद ने संशोधित किया। तो उसका नाम क्या बताएंगे आप? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 या जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, जो कि अगस्त में 2019 में संसद ने पास किया। लेकिन एक प्रश्न यहां से और भी हो सकता है कि भाई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू कब किया गया? तो इसका उत्तर बता दीजिएगा 31 अक्टूबर 2019। मैंने अभी कहा था कि संसद का काम है कानून बनाना, कानून को लागू करना काम किसका है? कार्यपालिका का। तो संसद ने पास कर दिया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 अगस्त में, लेकिन कार्यपालिका ने उसको एग्जीक्यूट या उसको लागू कब किया? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि उसी दिन भारत के लौह पुरुष आयरन मैन या भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जयंती है, और इसलिए सरकार ने उनके जन्म जयंती पर इस एक्ट को लागू किया, क्योंकि उनका सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उनके जन्मदिन को भारत सरकार राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। और इसलिए अच्छा, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 19 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को
तोड़कर दो राज्य बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये दोनों संघ राज्य हैं। वापस आते हैं संसद में। तो मैंने कहा कि संसद से बने कानून पूरे भारत में लागू होते हैं, लेकिन विधानमंडल से बने कानून सिर्फ उस राज्य में लागू होंगे जिस राज्य के विधानमंडल ने उस कानून को पारित किया। और मैंने इसके दिए एग्जाम्पल। अब आते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संसद के अंग कितने हैं? तो संसद के अंग हैं 3। ध्यान देने की बात है। पहला इसका अंग है जिसको कहते हैं राष्ट्रपति। दूसरा जो अंग है उसको कहते हैं राज्यसभा, और जो तीसरा अंग है उसको कहते हैं लोकसभा। यानी भारत की संसद इन्हीं 3 अंगों से मिलकर बनती है, जिनके नाम है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन यहां से एक प्रश्न बनेगा, अभी उसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें विधानमंडल की, तो इसके भी अंग कितने होते हैं भाई? तो इसके भी अंग होते हैं 3। इसका जो पहला अंग है उसको कहते हैं राज्यपाल। इसका जो दूसरा अंग है उसको कहते हैं विधान परिषद, और इसका जो तीसरा अंग है उसको कहते हैं विधानसभा। ठीक है। तो संसद के भी अंग 3 हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल है इसके भी अंग 3 हैं। अगर पूछा जाए कि संसद के सदन कितने हैं, तो क्या बताओगे? संसद के सदन 2 हैं, और इनके भी सदन 2 हैं। यानी सदन कौन कौन से हैं? सदन है राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों क्या है? हाउसेस के नाम है। ये दोनों सदन है। यहां पर सदन कौन है? विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन अगर पूछेगा कि भी संसद के कितने अंग हैं, तो क्या बताओगे? संसद के कुल 3 अंग हैं, और इनके नाम है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और विधानमंडल के भी कुल 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब लेकिन एक अंतर है। अंग तो दोनों के 3-3 है, लेकिन यहां एक अंतर यह है, बेसिक मूलभूत अंतर है कि संसद के लिए ये तीनों अंग बेहद अनिवार्य है, जरूरी है। यानी कि जितना जरूरी है राष्ट्रपति उतना ही जरूरी है राज्यसभा, और उतना ही जरूरी है लोकसभा। लेकिन जो राज्य विधानमंडल है इसके 3 अंग होते तो हैं, लेकिन इसके तीनों अंग जरूरी नहीं है। यहां पर जरूरी राज्यपाल और विधानसभा है। विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी किसी भी राज्य के विधानमंडल के लिए कम से कम 2 अंग अनिवार्य हैं। 3 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अंग अनिवार्य हैं। एक का नाम है राज्यपाल और एक का नाम है विधान सभा। ये जो बीच वाला है विधान परिषद, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसलिए वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद पाई जाती है। उनके नाम है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। देख सकते हैं आप, अभी भारत में वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है विधान परिषद। मतलब कौन कौन सा? उन राज्यों के नाम क्या है? तो उन राज्यों के नाम है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका तेलंगाना और यूपी। लेकिन सभा, असेंबली, यानी कि किसी भी राज्य का विधानमंडल बनने के लिए कम से कम 2 अंगों का होना जरूरी है, राज्यपाल और विधान सभा। परिषद हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां पर तीनों के तीनों जरूरी हैं। अब एक और प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है कि भारत में ऐसा कौन सा सदन है जो भंग हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। एक प्रश्न आता है कि भारत का ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं हो सकता लेकिन समाप्त हो सकता है। क्या बोला मैंने? भारत में ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं हो सकता किंतु समाप्त हो सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो है विधान परिषद, जो भंग नहीं हो सकता, जो भंग नहीं हो सकता किंतु समाप्त हो सकता है। समाप्त हो सकता है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा है, एक दिवसीय परीक्षाओं में, वनडे परीक्षाओं में, कि ऐसा कौन सा सदन है भारत में
जो भंग नहीं हो सकता किंतु समाप्त हो सकता है। तो क्या बता दोगे? विधान परिषद एकमात्र सदन है जो भंग नहीं हो सकता, समाप्त हो सकता है। यानी भंग होने का मतलब क्या है? जब कोई हाउस या सदन भंग होता है तो तुरंत उसके लिए क्या कराया जाता है? इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन जब समाप्त हो जाएगा तो हमेशा के लिए खत्म। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर पहले 7 राज्यों में थी विधान परिषद, लेकिन 2019 में कश्मीर से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी समाप्त होने का मतलब कि फिर उसका चुनाव नहीं होगा। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा ना तो भंग होती है और ना ही समाप्त होती है। मैंने क्या कहा कि राज्यसभा ना तो भंग हो सकती है और ना ही समाप्त हो सकती है। ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, जो हमेशा हमेशा चलती रहती है। लोकसभा और विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और आपका विधानसभा, ये दोनों भंग होते रहते हैं लेकिन कभी समाप्त नहीं हो सकते। लोकसभा और विधानसभा ये दोनों भंग होते रहते हैं लेकिन कभी समाप्त नहीं होते। जैसे कि अभी आपका चल रहा है 2024 में लोकसभा भंग होने वाली है। अभी 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। यानी फिर से 18वीं लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा। यानी जब कोई हाउस भंग होता है, यानी उसका नियम है कि भंग होने के तुरंत बाद उसका चुनाव कराया जाएगा। यानी लोकसभा 24 में अभी 2-3 महीने में क्या हो जाएगी? भंग, फिर चुनाव। विधान सभा अभी 5 राज्यों की असेंबली भंग थी। अभी भारत में 5 राज्यों की असेंबली भंग थी। जैसे उसमें कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एक था आपका मिजोरम। यानी 5 राज्यों में फिर क्या कराया गया? इलेक्शन। यानी भंग होने का मतलब है कि तुरंत उसका चुनाव कराया जाएगा और फिर से नई व्यवस्था आएगी चुन करके। यानी 5 राज्यों की असेंबली भंग थी। अभी आपने क्या देखा? 5 राज्यों में नई क्या आ गई? आपकी सरकारें आ गई। यानी लोकसभा और विधान जो आपका सभा है, ये दोनों भंग होते रहते हैं लेकिन दोनों कभी समाप्त नहीं हो सकते। तो राज्यसभा ना तो भंग होगी ना समाप्त होगी। लोकसभा और विधानसभा दोनों भंग होते रहते हैं, समाप्त नहीं होंगे। अब बचा परिषद। हमने लिखा है कि परिषद भंग तो नहीं होती लेकिन परिषद समाप्त हो सकती है। विधान परिषद भंग नहीं होती लेकिन विधान परिषद समाप्त हो सकती है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो क्या बताओगे? 3 अप्रैल, ये परीक्षा का क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का स्थापना किया गया और 13 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। 17 अप्रैल को 1952 में लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि राज्यसभा जो है वो कब बना था? तो राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952, लोकसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 और लोकसभा की पहली मीटिंग हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। यानी एक बात यहां कॉमन है जो आपको याद आराम से हो जाएगा कि लोकसभा और आपका राज्यसभा दोनों बने 1952 में। पहले राज्यसभा बना अप्रैल में 3 तारीख को, देन अगले महीने लोकसभा बना 13 मई को और लोकसभा की पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 17 मई 1952 को। और जब तक ये संसद बनी तब तक काम कौन कर रहा था? संविधान की सभा। मैंने आपसे पहले चर्चा कर रखी है। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सबको मेरी बात अच्छे से आ रही समझ में? और ये सारे के सारे परीक्षा के क्वेश्चंस हैं कि राज्यसभा कब बनी, लोकसभा कब बनी, लोकसभा का पहला इलेक्शन कब कराया गया। तो लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951 और 52 में। ध्यान रखना, लोकसभा का पहला चुनाव कब कराया गया था? 1951 और 52 में। चूंकि 51 के अंत में चुनाव शुरू कराया गया था नवंबर महीने में, लेकिन बाकी चुनाव कब पूरा हुआ? 1952 में। तो अगर ये प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न कई बार पूछा है कि लोकसभा का पहला इलेक्शन भारत में कब कराया गया, तो उत्तर बता देना 1951 और 52 में लोकसभा का पहला चुनाव कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कोई आपको डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट, और ये सारे के सारे आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं अपने नोटबुक में, क्योंकि ये सभी मैंने जितना बताया है सब कभी ना कभी
परीक्षा के प्रश्न बने और एक दिवसीय परीक्षाओं में ये बार बार आते रहते हैं। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस होने वाला परीक्षा, एसआई होने वाला है, तो जितने भी वनडे परीक्षा, एसएससी, पीसीएस प्री, तो ये सारे परीक्षाओं में ये कॉमन क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के, तो इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अभी केवल आपसे संसद की। इसकी बात जब संसद की बात हो जाएगी तब हम इसकी बात करेंगे आपसे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो अगर हम अभी मैंने आपसे कहा कि संसद हमारी जो है इसके सदन कितने हैं? 2 हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है राज्यसभा और एक का नाम है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी आपसे कहा कि राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा का गठन कब किया गया? तो 13 मई 1952 को। दूसरी बात, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो भारतीय संसद जो है ये आर्टिकल नंबर 79 से 122 के बीच में स्थित है। 79 से 122। और संसद का जो भाग है, जो पार्ट है, वो है 5। तो अगर परीक्षा में आएगा कि संसद का भाग क्या है, क्या बताओगे? भाग है 5। और आर्टिकल क्या है तो बता दोगे 79 से 122। अब जो आर्टिकल नंबर 79 है, 79 जो आर्टिकल नंबर 79 है, यह कहता है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जो 3 अंगों से मिलकर बनेगी। आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जो 3 अंगों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान रखना कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत के संघ की एक होगी संसद, तो क्या बता दोगे? आर्टिकल 79 कहता है कि भारतीय संघ की एक होगी संसद जो 3 अंगों से बनेगी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल नंबर 168 कहता है, 168, कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी जो 3 अंगों से बनेगी, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। उसकी बात करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? राज्यसभा का आर्टिकल है 80 और लोकसभा का आर्टिकल है 81। याद रखना, यह भी परीक्षा में आया है कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है और लोकसभा किस आर्टिकल में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा का आर्टिकल 80, लोकसभा का आर्टिकल है 81 और आर्टिकल 79 कहता है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जो 3 अंग से मिलकर बनती है। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। अब अगर बात किया जाए तो राज्यसभा के बहुत सारे नाम हैं। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस या उच्च सदन, इसको कहते हैं द्वितीय सदन या सेकेंड हाउस, इसको कहते हैं स्थायी सदन, और इसको कहते हैं राज्यों का सदन, हाउस ऑफ स्टेट। यानी कि राज्यसभा के नाम क्या क्या हो गए? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी उस पर हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे। लोकसभा को क्या कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस या निम्न सदन, लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन, लोकसभा को कहते हैं लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय सदन, और लोकसभा को कहते हैं जनता का सदन, जनता का सदन। तो ये नाम हो गए। अब ये नाम क्यों है? तो इस नाम का कारण क्या है? उच्च सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। मैंने अभी कहा ना कि ना तो भंग होती है ना तो समाप्त होती है, और इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं और इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। क्योंकि राज्यसभा ना तो भंग होती है ना समाप्त होती है, और इसलिए इसको उच्च सदन भी कहते हैं और इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है द्वितीय सदन, सेकेंड हाउस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जब ये उच्च सदन है तो इसको होना चाहिए कैसा? प्रथम सदन।
लेकिन ये उच्च सदन है, लेकिन ये द्वितीय सदन है। क्यों द्वितीय सदन है? तो द्वितीय सदन इसलिए है क्योंकि राज्यसभा के जो सांसद हैं, इनके जो सदस्य हैं, ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। इनका चुनाव जनता नहीं करती, इनका चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। यानी कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनके इलेक्शन में जनता वोट नहीं करती, और इसलिए इसे कहते हैं द्वितीय सदन। और इसलिए भी कहते हैं क्योंकि राज्यसभा के सांसद जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, और इसलिए द्वितीय सदन कहते हैं। इनको कहते हैं राज्यों का सदन, क्योंकि इसका नाम ही है राज्यसभा, यानी ये भारतीय संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा का नाम क्या है? राज्यसभा, यानी कि राज्यों की सभा, यानी राज्यसभा भारतीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये राज्यों को लेकर चलती है। और इसलिए राज्यसभा के सांसदों का चुनाव हमने कहा कि अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनके चुनाव में वोट कौन करता है? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसकी चर्चा करेंगे हम आपसे आगे, जब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के चुनाव की। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो ये उच्च है क्योंकि भंग नहीं होती, और ये निम्न है क्योंकि लोकसभा 5 वर्ष पर या 5 साल के पहले भंग होती रहती है। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, क्योंकि ये 5 वर्ष पर या 5 वर्ष के पहले भंग होती रहती है, और इसलिए इसे कहते हैं निम्न सदन। इसको कहते हैं प्रथम सदन, क्योंकि इसके जो सांसद हैं, इसको प्रथम और लोकप्रिय और जनता का कहते हैं सदन, क्योंकि इसके सांसदों का चुनाव जनता करती है डायरेक्टली। यानी जो लोकसभा है, इसके इलेक्शन में भारत की जनता वोट करती है, और लोकसभा के सांसद भारत की जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, और इसलिए इनको कहते हैं जनता का सदन और प्रथम सदन। इनको लोकप्रिय क्यों कहते हैं? लोकप्रिय का एक कारण तो है कि जनता इनको चुन के भेजती है, और दूसरा कारण यह है कि जो आपका निम्न सदन है लोकसभा, जो लोकसभा है इसमें 28 राज्यों एवं 8 संघ राज्यों, यानी इनमें हर स्टेट के संघ राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन सभी के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, मैंने कहा लोक सभा में 28 राज्यों और 8 संघ राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और इसलिए लोकप्रिय कहते हैं। एक ही सांसद हो लेकिन हर स्टेट से होगा, सिक्किम भी है, असम भी है, नागालैंड भी है, कश्मीर भी है, यूपी भी है, एमपी भी है। हाँ, अधिक और कम हो सकते हैं, लेकिन जो आपका लोकसभा है इसमें 28 राज्यों और 8 संघ राज्यों के हर स्टेट के प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात कर लें तो यहां पर ध्यान देने की बात है, राज्यसभा में 28 राज्यों के मेंबर तो हैं, 28 राज्यों के इसमें मेंबर तो हैं, लेकिन जो भारत के 8 संघ राज्य हैं इनमें से सिर्फ 3 के इनमें मेंबर होते हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं? उनके नाम है दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों, यह परीक्षा में कई बार आया है कि भारतीय संसद का वो कौन सा सदन है जो सिर्फ संघ राज्यों में से 3 के मेंबर जिसमें शामिल है, या ऐसा कौन सा सदन है जिसमें संघ राज्यों में से दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के मेंबर हैं? तो क्या उत्तर दोगे? राज्यसभा। या पूछे कि वो कौन सा सदन है भारतीय संसद का जिनमें संघ राज्यों के 8 राज्यों के मेंबर नहीं है? राज्यसभा। या अगर आपसे ये आए प्रश्न परीक्षा में कि वो कौन सा सदन है जो 2800 राज्य और जिसमें 8 संघ राज्य के मेंबर शामिल हैं? उत्तर क्या दे दोगे? लोकसभा। और इसलिए इसे लोकप्रिय कहते हैं क्योंकि ये पूरे भारत को लेकर चलती है, लेकिन राज्यसभा में पूरे भारत के मेंबर नहीं है। प्रश्न ये भी पूछता है कि राज्यसभा में कौन कौन से संघ राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं? तो क्या बताओगे? दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आराम से नोट्स बना लें। यानी कि राज्यसभा में सिर्फ 3 संघ राज्यों के मेंबर हैं, उनके नाम है दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। हाँ,
लेकिन राज्यसभा में 2800 राज्य के मेंबर हैं, लेकिन राज्यसभा संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अब एक प्रश्न आपके मन में हो रहा होगा, उठ रहा होगा कि भाई सर जब 2800 राज्य के हैं तो 8 संघ राज्य के भी होने चाहिए, क्यों सिर्फ 3 के हैं? क्योंकि बाकी 3 को छोड़कर जो संघ राज्य हैं वो बहुत ही छोटे हैं और उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, और इसलिए वहां बाकी 5 जो संघ राज्य हैं उनका कोई भी मेंबर शामिल नहीं है। क्लियर होगी बात? चलिए भाई, तो ये हो गया लोकसभा का नाम और ये हो गया राज्यसभा का नाम। अच्छा, राज्यसभा का एक और नाम है जो उसको जनरली बोला जाता है, कहते हैं कि ये बौद्धिकों का सदन है, हाउस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। राज्यसभा का एक और नाम है जो लोग अक्सर उसका नाम लेते हैं कि दिस इज द हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये बौद्धिकों का सदन है। लोग इसको बौद्धिकों का क्या कहते हैं, सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, किसकी अपेक्षा? तो लोकसभा की अपेक्षा। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द समस्या नहीं? आगे बढ़े फिर। तो ये जो आपका टॉपिक है अभी तक, पूछ सकता है कि संसद किस भाग में, भाग 5। पूछ सकता है कि संसद का आर्टिकल क्या है, तो क्या बता दोगे? 79 से 122 संसद का आर्टिकल है। अगर पूछ ले कि भारतीय कौन सा, क्या कहते हैं उसको, संविधान का कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है जो कहता है कि भारत के संघ की एक संसद होगी जो 3 अंगों से बनेगी, तो क्या बता दोगे? 79। अगर पूछेगा कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है, 80। अगर पूछेगा लोकसभा किस आर्टिकल में है, 81। अगर पूछेगा कौन सा सदन है जो पूरे भारत को लेकर चलता है, जिसमें पूरे भारत के मेंबर शामिल है, लोकसभा। अगर पूछेगा वो कौन सा ऐसा हाउस है जिसमें सभी स्टेट के मेंबर तो हैं लेकिन संघ राज्य में सिर्फ 3 के हैं, क्या बता दोगे? राज्यसभा। अगर प्रश्न पूछेगा कि राज्यसभा स्थापित कब हुई, 3 अप्रैल 1952। लोकसभा कब हुई, 13 मई 1952। इसकी पहली बैठक कब हुई, तो इसकी पहली बैठक क्या बता दोगे? 17 मई 1952। अगर प्रश्न पूछेगा, अगर प्रश्न आ जाए कि लोकसभा का चुनाव कब कराया गया पहली बार, तो क्या बता दोगे? 1951 और 52 में पहली लोकसभा का चुनाव हिंदुस्तान में कराया गया। अगर प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो क्या बता दोगे? कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी है कि वर्तमान में जो 19 से लेकर 24 तक की जो लोकसभा ये कौन से नंबर की है, तो क्या बता दोगे? 17वीं लोकसभा चल रही है। और 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में कभी भी हो सकता है। ठीक है बात? तो इतनी बात आपको समझ आ गई। ये सारी बातें परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्यूबिक्स ऑनलाइन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं 2 दिन क्लास लूंगा, 2 क्लास अपनी, और भी क्लासेज आपकी चलती हैं। तो आप बीच बीच में जो नोट्स है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इससे नोट्स की कॉपी में इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ फोन में रहेगा तो काम नहीं चलेगा, फिर फोन की बातें सिर्फ फोन में ही रहती हैं। देन अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी संसद से हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं, फिर हम बताएंगे संसद के सदस्यों की योग्यता। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न आता है कि राज्यसभा में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो क्या बता दोगे? 4थी अनुसूची में। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें किसमें किया गया है, तो क्या बता दोगे? 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अगर पूछेगा कि लोकसभा में, जो लोअर हाउस है, लोकसभा में सीटों का आवंटन, लोकसभा में सीटों का आवंटन कौन सी पॉपुलेशन पर है, आपकी जनगणना पर है, तो क्या बता दोगे? 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है बात? अगर पूछेगा कि लोक सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कब निश्चित की गई, तो बता दीजिएगा 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा जो लोकसभा है, इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी।
और इसमें कहा गया था कि 2026 तक इसमें कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। यानी कि पूरा सेंटेंस क्या हो गया, अगर कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह निश्चित किया गया कि 2026 तक लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होगी और 2026 तक इसमें कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। और यह प्रश्न कई बार पूछा है कि कब इस बात को किया गया निश्चित कि 2026 तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 होगी। तो अगर सिर्फ ईयर पूछेगा तो 2001 बता देना, लेकिन अगर पूछेगा कि कौन से अमेंडमेंट में किया गया तो बता दीजिएगा 84वें संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसमें सदस्यों की संख्या 552 निश्चित की गई और इसमें कहा गया कि 2026 तक इसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट एक और अमेंडमेंट आता है 52वां संविधान संशोधन 1985। बहुत बार पूछा है, ध्यान देंगे और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये विद्यार्थियों किससे संबंधित है, ये बहुत ज्यादा पूछा है तो इसको ये संबंधित है दल बदल कानून से। क्या होता है उस पर आएंगे, फिलहाल दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंग्लिश, इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर पूछेगा कि भारतीय संसद ने दल बदल कानून किस अमेंडमेंट से पास किया तो क्या बता दोगे? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारत में दल बदल कानून संसद ने पास किया। अब ये दल बदल कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया? पूछता है कि दल बदल कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर दे देना कि दल बदल कानून जोड़ा गया संविधान की 10वीं अनुसूची में। और यह बहुत बार पूछा गया, झुआ भर बार ये आया है प्रश्न परीक्षा में कि दल बदल कानून कब पास किया संसद ने, तो क्या बता दोगे कि संसद ने 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को पास किया। और अगर पूछेगा कि दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में है तो क्या बता देंगे आप कि दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और ये है क्या, इस पे आएंगे जब हम आगे जब संसद में, तो फिर आपको ये बताएंगे कि दल बदल कानून होता क्या है। लेकिन फिलहाल ये दो प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। एक और चीज आता है परीक्षा में कि पहले जो लोकसभा था उसमें 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करते थे। आंग्ल भारतीय पहले जो है राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर, पहले है लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते थे। संविधान का आर्टिकल नंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, संविधान का आर्टिकल नंबर 331 कहता था कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य चुन करके नहीं आया है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के थ्रू 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत करते थे। ये आंग्ल भारतीय क्या थे? आंग्ल मतलब अंग्रेज, भारतीय मतलब भारतीय, यानी कि जिनके माता पिता में से एक अंग्रेज और एक भारतीय हो उनके संतान को आंग्ल भारतीय कहा गया। और आजादी के समय इनकी संख्या अच्छी खासी थी। तो यह हुआ कि अगर इंडियंस इनको वोट अगर ना दें तो इनकी समस्या संसद में कौन रखेगा। और इसलिए आर्टिकल नंबर 331 में लिखा था कि अगर लोकसभा चुनाव में कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य चुनकर के नहीं आता है तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय में से 2 लोगों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। क्या करते थे? 2 लोगों को मनोनीत करते थे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के परामर्श पर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संसद ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संसद ने आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया। आंग्ल भारतीय सदस्यों के
मनोनयन को, आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया। चूंकि इस पर बात यह हुआ, समाप्त कर दिया गया कि अब इस समय भारत को इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, तो सरकार ने कहा कि भाई अब सब लोग केवल क्या बन चुके हैं, भारतीय बन चुके हैं, अब कोई आंग्ल नहीं है। और इसलिए भारतीय संसद ने 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा कहा कि अब कोई आंग्ल भारतीय नहीं है, अब सभी भारतीय हैं, और इसलिए इनके मनोनयन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब 2 एंग्लो इंडियंस जो मनोनीत होते थे अब वो नहीं होते। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अब एक प्रश्न आता है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, तो क्या बता देंगे आप कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी है? 250। और अगर पूछेगा वर्तमान में राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो 245, 245। अगर पूछा जाए कि भाई राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो प्यारे विद्यार्थियों 250, और अभी कितने हैं? 245। और अगर बात किया जाए कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो यहां पर भी वही बात, अगर अधिकतम पूछा जाए तो 552 थे पहले, लेकिन अब अधिकतम कितने हो गए? 550, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस कम हो गए हैं। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो क्या बता दोगे? वर्तमान में बता दीजिएगा 543, 543। और ये परीक्षा में कई बार बने प्रश्न कि भाई राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, और वर्तमान में कितने हैं, तो 245। और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछेगा 550, वर्तमान में 543। और ये परीक्षा में बारंबार आते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ा जाए। अब सवाल यह है कि आखिर संसद सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? आखिर कौन मेंबर, कौन सा व्यक्ति संसद का मेंबर बन सकता है? तो संसद सदस्यों की योग्यता, तो अगर योग्यता की बात करें तो पहली योग्यता क्या होती है? संसद की पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। संसद की पहली योग्यता है कि सांसद बनने के लिए आप क्या होने चाहिए? आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप संसद के मेंबर बनेंगे। दूसरा, वह किसी लाभ के पद पे ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी कोई भी ऐसा पद आपके पास ना हो धारण किया हुआ जहां से आपको सरकारी पैसे मिलते हैं। और अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में लाभ के पद को डिफाइन कौन करेगा, तो भारत में लाभ के पद को डिफाइन करने का अधिकार है भारतीय संसद के पास। ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा का प्रश्न बना है कि भाई भारत में कोई पद लाभ का है कि नहीं, इसको डिफाइन करने का अधिकार किसके पास है? तो क्या बता दोगे? भारतीय संसद के पास। और अगर बात किया जाए कि भारत के राज्यों में कोई पद लाभ का है कि नहीं, इसको डिफाइन कौन करेगा? तो उसको परिभाषित करेगा राज्य विधानमंडल। तो यानी कि संसद की पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी ऐसा कोई भी पद धारण वो ना किया हो जहां से उसको सरकारी पैसे मिल रहा है। नेक्स्ट है कि वह मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। यानी अगर आप वोटर हैं तभी आप सांसद बन सकते हैं। भारत में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए सबसे जरूरी योग्यता है कि आपका नाम भारत की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। यानी अगर आप भारत के एक वोटर नहीं हैं तो आपको इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, यानी उसका नाम एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अगला, अब ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सेम है। एक और होता है, वह पागल व दिवालिया ना हो, यानी कि बैंक से अगर कर्ज लिया हो तो उसको क्या कर दिया हो वापस, और वो क्या ना हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो। एक अंतर है यहां पर,
राज्यसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं जो लोकसभा है उसका सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी योग्यता समान है। अंतर क्या है कि राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? लेकिन यहां पर एक बात और कि भारत में संसद के दोनों सदनों का मेंबर बनने का अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, तो बता दीजिएगा कि यह निश्चित नहीं है। अधिकतम उम्र कुछ भी हो सकती है, न्यूनतम उम्र की बात भारतीय संविधान में की गई है। तो राज्यसभा का सांसद बनने का न्यूनतम एज 30 साल और मिनिमम एज लोकसभा के और यानी कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 साल और लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 साल। अधिकतम उम्र कुछ भी हो सकती है, उसकी बात कहीं नहीं की गई संविधान में, कुछ भी हो सकता है। एक और बात, आप अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो आप एक से अधिक जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों सीट पे अगर आपको मिल गई जीत तो आपको तत्काल भारतीय निर्वाचन आयोग को इस बात का खबर देना होगा कि आप कौन सी सीट को रखेंगे और कौन सी सीट को छोड़ेंगे, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त कर दी जाएंगी। यानी आप, अच्छा एक और बात, आप लोकसभा और राज्यसभा के सांसद पूरे भारत में कहीं से भी बन सकते हैं, इसमें आपका निवास मायने नहीं रखता। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान पीएम देश के अहमदाबाद के हैं, लेकिन वो सांसद कहां के हैं? वाराणसी के। राहुल गांधी दिल्ली के हैं, सांसद कहां के हैं? केरल के वायनाड से। मनमोहन सिंह जब थे प्रधानमंत्री तो वो राज्यसभा के सांसद कहां से बने थे? गुवाहाटी से। तो यानी संसद के सदस्य आप अखंड भारत में कहीं से भी बन सकते हैं, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। तो आज का जो पहला सेशन है उसमें इतना ही। इसके आगे की चर्चा मैं कल करूंगा, यानी कि योग्यता तक की बात हो चुकी है। इसके आगे की बात जो होगी वो कल की क्लास होगी, जो कि 4 से 5 होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये सारे टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। जय हिंद, जय भारत,